नमस्कार दोस्तों, यह है एन की कक्षा 11 की विश्व इतिहास नामक पाठ्य पुस्तक है। इसमें अपना ये अलग चैप्टर आ रहा है, 3 बदलती परंपराएं, 3 वर्ग बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। शायद तीसरा या चौथा पार्ट है ये। तो चलिए हर एक फैक्ट तथ्य को आराम से समझते हुए याद करते चलते हैं, और जितने भी जहाँ से जितने क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को देखेंगे। और यह वीडियो सभी एग्जामों के लिए समान दृष्टि से उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 बदलती परंपराएं, 3 वर्ग बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। 3 बदलती परंपराएं, 3 वर्ग बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। आई बात समझ में? आगे चलते हैं। 2023-24 वाली बुक है ये फ़ोटो है उस समय का। ये तो आपका ये शायद है। बदलती परंपराएं, बदलती परंपराएं। हमने देखा है कि 9वीं सदी तक कैसे एशिया और यूरोप के अधिकांश भागों में विशाल साम्राज्यों का विकास और विस्तार हुआ। इन साम्राज्यों में से कुछ यायावारों के थे, कुछ विकसित शहरों और उन शहरों के व्यापारी तंत्रों पर आधारित थे। मकदूनिया, रोम, अरब साम्राज्य, मंगोल साम्राज्य और उनसे पूर्व आने वाले साम्राज्यों मिस्र, असीरिया, चीनी, मौर्य में यह अंतर था कि यहाँ दिए गए पहले 4 साम्राज्य विस्तृत क्षेत्रों में फैले हुए थे और महाद्वीपीय एवं पार महाद्वीपीय स्वरूप के थे। ठीक है, हमने देखा कि 9वीं सदी तक कैसे एशिया और यूरोप के अधिकांश भागों में विशाल साम्राज्यों का विकास और विस्तार हुआ। इन साम्राज्यों में से कुछ यायावारों के थे, कुछ विकसित शहरों और उन शहरों के व्यापारी तंत्रों पर आधारित थे। मकदूनिया, रोम, अरब, है ना। दोबारा से हमने देखा कि 9वीं सदी तक कैसे एशिया और यूरोप के अधिकांश भागों में विशाल साम्राज्यों का विकास और विस्तार हुआ। 9वीं सदी तक इन साम्राज्यों में से कुछ यायावारों के थे, कुछ विकसित शहरों और उन शहरों के व्यापारी तंत्रों पर आधारित थे। मकदूनिया, रोम, अरब साम्राज्य, मंगोल साम्राज्य और उनसे पूर्व आने वाले साम्राज्यों मिस्र, असीरियाई, चीनी और मौर्य में यह अंतर था कि यहाँ दिए गए पहले 4 साम्राज्य विस्तृत क्षेत्रों में फैले हुए थे। कौन कौन से? मकदूनिया, रोम, अरब साम्राज्य और मंगोल साम्राज्य, और महाद्वीपीय एवं पार महाद्वीपीय स्वरूप के थे। जो कुछ हुआ उसमें विभिन्न सांस्कृतिक टकरावों की भूमिका निर्णायक थी। साम्राज्यों का उदय प्राय अचानक होता था, परंतु वे हमेशा उन बदलावों के परिणाम थे जो साम्राज्य निर्माण की दिशा में लंबे समय से उन मूल क्षेत्रों में निहित थे जहाँ से ये साम्राज्य फैलने लगे। विश्व इतिहास में परंपराएं विभिन्न तरीकों में बदल सकती है। पश्चिमी यूरोप में 9वीं से 7वीं सदी के मध्य ऐसा बहुत कुछ धीरे धीरे विकसित हुआ जिसे हम आधुनिक समय के साथ जोड़कर देखते हैं। विश्व इतिहास में परंपराएं विभिन्न तरीकों से बदल सकती है। विश्व इतिहास में परंपराएं विभिन्न तरीकों से बदल सकती है। पश्चिमी यूरोप में 9वीं से 7वीं सदी के मध्य ऐसा बहुत कुछ धीरे धीरे विकसित हुआ जिसे हम आधुनिक समय के साथ जोड़कर देखते हैं। जो कुछ हुआ उसमें विभिन्न सांस्कृतिक टकरावों की भूमिका निर्णायक थी। साम्राज्यों का उदय प्राय अचानक होता था, परंतु वे हमेशा उन बदलावों के परिणाम थे जो साम्राज्य निर्माण की दिशा में लंबे समय से उन मूल क्षेत्रों में निहित थे जहाँ से ये साम्राज्य फैलने लगे। मतलब जो कुछ हुआ उसमें विभिन्न सांस्कृतिक टकरावों की भूमिका निर्णायक थी। साम्राज्यों का उदय प्राय अचानक होता था, परंतु वे हमेशा उन बदलावों के परिणाम थे जो साम्राज्य निर्माण की दिशा में लंबे समय से उन मूल क्षेत्रों में निहित थे जहाँ से ये साम्राज्य फैलने लगे। विश्व इतिहास में परंपराएं विभिन्न तरीकों से बदल सकती है। पश्चिमी यूरोप में 9वीं से 7वीं सदी के मध्य ऐसा बहुत कुछ धीरे धीरे विकसित हुआ जिसे हम आधुनिक समय के साथ जोड़कर देखते हैं। इन कारकों में धार्मिक विश्वासों पर आधारित होने की अपेक्षा प्रयोगों पर आधारित वैज्ञानिक ज्ञान का विकास,
लोक सेवाओं के निर्माण, संसद और विभिन्न कानूनी धाराओं के सृजन पर ध्यान देते हुए सरकार के संगठन पर गहन विचार और उद्योग व कृषि में प्रयोग आने वाली तकनीकी में सुधार शामिल है। इन परिवर्तनों के परिणाम यूरोप के बाहर भी पुरजोर तरीके से महसूस किए गए। जैसा कि हमने देखा कि 5वीं सदी में पश्चिम में रोमन साम्राज्य विघटित हो गया था। कब? 5वीं सदी में पश्चिम में रोमन साम्राज्य विघटित हो गया था और पश्चिमी और मध्य यूरोप में रोमन साम्राज्य के अवशेषों ने धीरे धीरे अपने को उन कबीलों की प्रशासनिक आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुसार ढाल लिया था जिन्होंने वहाँ पर राज्य स्थापित कर लिए थे। सही है। रोमन साम्राज्य के अवशेषों ने धीरे धीरे अपने को उन कबीलों की प्रशासनिक आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुसार ढाल लिया था जिन्होंने वहाँ पर राज्य स्थापित कर लिए थे। पूर्वी यूरोप, पश्चिमी एशिया, पूर्वी यूरोप, ठीक, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका की तुलना में पश्चिमी यूरोप में नगरीय केंद्र छोटे थे। 9वीं सदी तक पश्चिमी और दक्षिण यूरोप के वाणिज्यिक और शहरी केंद्र 9वीं सदी तक पश्चिमी और दक्षिण यूरोप के वाणिज्यिक और शहरी केंद्र एक्स, लंदन, रोम, सियना यद्यपि छोटे थे तथापि उनका महत्व कम नहीं था। अब वो ये पूछेगा कि ये बताइए जो 9वीं सदी तक महत्वपूर्ण शहरी केंद्र कौन थे? 9वीं सदी तक वाणिज्यिक और शहरी केंद्र कौन से थे? एक तो एक्स है, लंदन है, रोम व सियना छोटे थे तथापि उनका महत्व कम नहीं था। 9वीं से 11वीं सदी के मध्य पश्चिम यूरोप के ग्रामीण क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। 9 से 11 चर्च व शाही शासन ने वहाँ के कबीलों के प्रचलित नियमों और रोमन संस्थाओं में सामंजस्य स्थापित करने में मदद की। इसका सबसे अच्छा उदाहरण पश्चिमी और मध्य यूरोप में 9वीं सदी के प्रारंभ में शारलेमेन का साम्राज्य था। ये आ चुका है, इस मूवी भी है इसकी, शारलेमेन। इसका सबसे उदाहरण पश्चिमी और मध्य यूरोप में 9वीं सदी के प्रारंभ में शारलेमेन का साम्राज्य था। शारलेमेन का साम्राज्य कहाँ था? यहाँ पर कब था? 9वीं सदी के प्रारंभ में। कहाँ था? पश्चिमी और मध्य यूरोप में। इसके शीघ्र पतन के पश्चात ही हंगरी वासियों व वाइकिंग नाम से एक वेब सीरीज भी आ सकती है भाई, बहुत शानदार है वाइकिंग। इसके शीघ्र पतन के पश्चात ही हंगरी वासियों व वाइकिंग लोगों के भयंकर आक्रमणों के बावजूद ये नगरीय केंद्र व व्यापार तंत्र बने रहे। वाइकिंग स्कैंडिनेविया, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड के वे लोग जो 8वीं से 11वीं शताब्दी के बीच उत्तर पश्चिम यूरोप के क्षेत्रों पर आक्रमण करने के बाद वहां बस गए। इनमें से अधिकांश लोग समुद्री दस्यु और व्यापारी थे। ये थे वाइकिंग भाई। स्कैंडिनेवियाई, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन और आइसलैंड के वे लोग जो 8वीं से 11वीं शताब्दी के बीच उत्तर पश्चिम यूरोप के क्षेत्रों पर आक्रमण करने के बाद वहाँ बस गए। इनमें से अधिकांश लोग समुद्री दस्यु और व्यापारी थे। वाइकिंग में कौन कौन थे? यहाँ पर स्कैंडिनेवियाई में कौन कौन से देश आते हैं? डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन और आइसलैंड। ये नगरीय केंद्र व व्यापार तंत्र बने रहे। भयंकर आक्रमणों के बाद वाइकिंग लोगों के भयंकर आक्रमणों के बावजूद ये नगरीय केंद्र व व्यापार तंत्र बने रहे। इन सभी परिवर्तनों की अंतर क्रियाओं के फलस्वरूप सामंती व्यवस्था अस्तित्व में आई। सामंतवाद की पहचान भी दुर्गों व मेनर भवन के इर्द गिर्द कृषि उत्पादन, यह भूमि मेनर के लॉर्डों की थी जिस पर कृषक यानी कृषिदास कार्य करते थे। ये वफादार होने के साथ माल और सेवा प्रदान करने के प्रति वचनबद्ध होते थे। ये लॉर्ड बड़े लॉर्डों के जो राजा के सामंत
वैसल होते थे। ये लार्ड बड़े लार्डों के, जो राजा के सामंत को बोला जाता है वैसल होते थे, के प्रति वचनबद्ध थे। कैथोलिक चर्च, जिसका केंद्र बिंदु पॉप और उनकी व्यवस्था थी, सामंतवाद को समर्थन देता था और उनके पास अपनी भूमि भी थी। ऐसे संसार जहाँ पर जीवन की अनिश्चितताएं, औषधियों का अल्पज्ञान और निम्न जीवन प्रत्याशा आम बात थी। चर्च ने लोगों को व्यवहार का ऐसा तरीका सिखाया जिससे मृत्यु के बाद जीवन सहनीय बन सके। मठों का निर्माण हुआ जहाँ पर धर्म आस्था रखने वाले लोग अपने को कैथोलिक चर्चवासियों के निर्देशानुसार सेवा में लगाते थे। कैथोलिक साथ ही चर्च स्पेन में वाइजेंटियम तक के मुस्लिम राज्यों में पहले विद्वता तंत्र का भाग थे। साथ ही चर्च स्पेन से वाइजेंटियम तक के मुस्लिम राज्यों में पहले विद्वान तंत्र का भाग थे। इसके अलावा वे यूरोपीय अधीनस्थ राजाओं, पूर्वी भूमध्य सागर तथा सुदूर क्षेत्रों को प्रचुर मात्रा में धन संपदा उपलब्ध कराते थे। साथ ही चर्च स्पेन से वाइजेंटियम तक के मुस्लिम राज्यों में पहले विद्वता तंत्र का भाग थे। ठीक है ना चर्च। इसके अलावा वे यूरोप के अधीनस्थ राजाओं, पूर्वी भूमध्य सागर तथा सुदूर क्षेत्रों को प्रचुर मात्रा में धन संपदा उपलब्ध कराते थे। वेनिस और जिनेवा के भूमध्य सागरीय उद्यमियों से प्रेरित होकर 12वीं सदी से सामंती व्यवस्था, वाणिज्य और नगरों का प्रभाव बढ़ता व बदलता गया। इन उद्यमियों के जहाज मुस्लिम राज्यों एवं पूर्व में बचे हुए रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार करते रहे। इन क्षेत्रों की संपत्ति के लोभ में तथा ईसा के जीवन से जुड़े पवित्र स्थलों को मुसलमानों से आज़ाद कराने की भावना से प्रेरित होकर यूरोपीय राज्यों ने धर्मयुद्ध के दौरान भूमध्य सागर के पार के स्थानों से संबंध मजबूत किए। एक मिनट रुक जा भाई, देखें पढ़ क्या रहे हैं अपन। पढ़ रहे हैं अपन बदलती परंपराएं। बाइकिंग। इन सभी परिवर्तनों की अंतर्क्रियाओं के फलस्वरूप सामंती व्यवस्था अस्तित्व में आई। सामंतवाद की पहचान भी दुर्गों पर मेयर बोल सकते हैं, मेयर भवन, मेनर भवन के इर्द गिर्द कृषि उत्पादन। यह भूमि मेनर के लार्डों की थी जिस पर कृषिदास कार्य करते थे। कृषक यानी कि कृषिदास वे वफादार होने के साथ माल और सेवा प्रदान करने के प्रति वचनबद्ध होते थे। ये लार्ड बड़े लार्डों के, जो राजा के सामंत होते थे, के प्रति वचनबद्ध थे। कैथोलिक चर्च, जिसका केंद्र बिंदु पॉप और उनकी व्यवस्था थी, सामंतवाद को समर्थन देता था और उनके पास अपनी भूमि भी थी। ऐसे संसार में जहाँ पर जीवन की अनिश्चितताएं, औषधियों का अल्पज्ञान और निम्न जीवन प्रत्याशा आम बात थी, चर्च ने लोगों को व्यवहार का ऐसा तरीका सिखाया जिससे मृत्यु के बाद का जीवन सहनीय बन सके। मठों का निर्माण हुआ जहाँ पर धर्म में आस्था रखने वाले लोग अपने को कैथोलिक चर्चवासियों के निर्देशानुसार सेवा में लगाते थे। साथ ही चर्च स्पेन से वाइजेंटियम तक के मुस्लिम राज्यों में पहले विद्वता तंत्र का भाग थे। साथ ही चर्च स्पेन से वाइजेंटियम तक के मुस्लिम राज्यों में पहले विद्वता तंत्र का भाग थे। इसके अलावा वे यूरोप के अधीनस्थ राजाओं, पूर्वी भूमध्य सागर तथा सुदूर क्षेत्रों को प्रचुर मात्रा में धन संपदा उपलब्ध कराते थे। वेनिस और जिनेवा के भूमध्य सागरीय उद्यमियों से प्रेरित होकर 12वीं सदी से वेनिस और जिनेवा के भूमध्य सागरीय उद्यमियों से प्रेरित होकर 12वीं सदी से सामंती व्यवस्था पर वेनिस और जिनेवा के
उद्यमियों से प्रेरित होकर 12वीं सदी से सामंती व्यवस्था पर वाणिज्य और नगरों का प्रभाव बढ़ता व बदलता गया। इन उद्यमियों के जहाज मुस्लिम राज्यों एवं पूर्व में बचे हुए रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार करते रहे। इन क्षेत्रों की संपत्ति के लोभ में तथा ईसा के जीवन से जुड़े पवित्र स्थलों को मुसलमानों से आज़ाद कराने की भावना से प्रेरित होकर यूरोपीय राजाओं ने धर्म युद्ध, क्रूसेड युद्ध के दौरान भूमध्य सागर के पार के स्थानों से संबंध मजबूत किए। यूरोप के आंतरिक व्यापार में सुधार हुआ, जो मेलों और बाल्टिक समुद्र तथा उत्तरी सागर के बंदरगाहों पर केंद्रित था और बढ़ती हुई जनसंख्या द्वारा प्रेरित था। आंतरिक व्यापार सुधार हुआ, जो मेलों और बाल्टिक समुद्र तथा उत्तरी सागर के बंदरगाहों पर केंद्रित था और बढ़ती हुई जनसंख्या द्वारा प्रेरित था। ठीक है। वाणिज्य विस्तार के ये अवसर जीवन के मूल्य के प्रति बदलते हुए रवैये से मेल खाते थे। इस्लामी कला और साहित्य में मानव और अन्य प्राणियों के प्रति प्रचुरता से दिखाई पड़ने वाला सम्मान और वाइजेंटाइन के व्यापार द्वारा यूरोप में आने वाली यूनानी कला और विचारों ने यूरोप को संसार देखने का एक नया नज़रिया प्रदान किया। व्यापार द्वारा यूरोप में आने वाली यूनानी कला और विचारों ने व्यापार द्वारा यूरोप में आने वाली यूनानी कला और विचारों ने यूरोप को संसार देखने का एक नया नज़रिया प्रदान किया। 14वीं सदी से, जिसे पुनर्जागरण कहा जाता है, विशेष रूप से उत्तरी इटली के नगरों में रईस लोग मृत्युपर्यंत जीवन की उपेक्षा 14वीं सदी से, जिसे पुनर्जागरण कहा जाता है, विशेष रूप से उत्तरी इटली के नगरों में रईस लोग मृत्युपरांत जीवन की अपेक्षा इस जीवन से अधिक वास्ता रखने लगे। मूर्तिकार, चित्रकार और लेखन मानव और संसार की खोज में अधिक दिलचस्पी लेने लगे। 15वीं सदी के अंत तक इस तरह की परिस्थितियों ने यात्रा और खोजों को अभूतपूर्व ढंग से बढ़ावा दिया। कई खोज यात्राएं शुरू हुई। स्पेनवासी और पुर्तगाली, जो उत्तरी अफ्रीका के साथ व्यापार करते थे, स्पेनवासी और पुर्तगाली जो उत्तरी अफ्रीका के साथ व्यापार कौन करते थे? स्पेनवासी और पुर्तगाली व्यापार करते थे। पश्चिमी अफ्रीका के तट पर और दक्षिण में जाने लगे। इस तरह उत्तमासा अंतरिप कैप ऑफ गुड होप होते हुए वे भारत पहुँचे, जो यूरोप में मसालों के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में प्रसिद्ध था। कोलंबस ने भारत के लिए पश्चिम मार्ग खोजने का प्रयास किया और 1492 में एक द्वीप पर पहुंचा, जिसे यूरोप वासियों ने वेस्ट इंडीज कहा। कोलंबस ने कौन सा द्वीप खोजा था? 1492 में पश्चिम मार्ग खोजने का प्रयास किया और 1492 में एक द्वीप पहुंचा, जिसे यूरोप वासियों ने वेस्ट इंडीज कहा। 1492 में दूसरे खोजकर्ताओं ने आकृति की ओर से भारत और चीन के लिए उत्तरी मार्ग खोजने का प्रयास किया। 15वीं शताब्दी में वेनिस में डोंगे का महल। डोंगे का महल है भाई ये। डोंगे का महल नीचे ज़्यादा खिड़की है, ऊपर कम है। डोंगे के महल है 15वीं शताब्दी। उसके लिए दुभाषी का काम किया और कई तरह के प्रबंध करवाए। यूरोपवासी नए लोगों के साथ सामना होने की स्थिति में कभी कभी सचेत, अनात्मसंसी और चौकन्ने होते थे, यहाँ तक कि जब वे व्यापारिक एकाधिकार स्थापित करने और हथियारों के बल यूरोपवासी नए लोगों के साथ सामना होने की स्थिति में कभी कभी सचेत, अनात्मसंसी मतलब और चौकन्ने होते थे, यहाँ तक
कि जब वे व्यापारिक एकाधिकार स्थापित करने और हथियारों के बल पर अपनी सत्ता थोपने के लगातार प्रयास करते रहे। आप जानते होंगे कि ऐसा पुर्तगालियों ने 1498 में वास्को डी गामा के कालीकट कोझिकोड आगमन के बाद हिंद महासागर में भी किया। वास्को डी गामा किस तट पर आया था? कोझिकोड, कालीकट। कालीकट को और किस नाम से जाना जाता है? कोझिकोड। कब आया था? 1498 में। कालीकट पर कौन आया था? वास्को डी गामा। दूसरी ओर कभी कभी वे दबंग, आक्रामक एवं क्रूर थे और जिनसे भी वे मिले उन्हें अज्ञानी मानकर उन्होंने अपने श्रेष्ठ होने का भाव प्रदर्शित किया। कैथोलिक चर्च ने दोनों रवैयों को प्रोत्साहन दिया। चर्च दूसरी सभ्यताओं और भाषा के लिए अध्ययन का केंद्र था। दूसरी सभ्यताओं और भाषाओं के लिए कौन? चर्च। लेकिन उसने उन लोगों पर होने वाले हमलों को बढ़ावा दिया जिन लोगों को वह गैर ईसाई मानता था। ठीक है ना, निष्पक्ष नहीं रहा भाई। गैर यूरोप वासियों की दृष्टि से यूरोप साथ उनके संपर्क संघर्ष अलग अलग तरह के थे। अधिकांश इस्लामी क्षेत्रों और भारत तथा चीन के लिए यूरोपवासी 17वीं सदी के अंत तक एक कौतूहल का विषय थे। 17वीं सदी के अंत तक एक कौतूहल का विषय थे। वे ऐसे हष्टपुष्ट व्यापारी तथा नाविकों के रूप में देखे जाते जो बृहत्तर दुनिया के बारे में पूर्वी लोगों की समझ में बहुत योगदान नहीं कर सकते थे। देख, चर्च दूसरी सभ्यताओं और भाषाओं के लिए अध्ययन का केंद्र था, ठीक, लेकिन उसने उन लोगों पर होने वाले हमलों को बढ़ावा दिया जिन लोगों को वह गैर ईसाई मानता था। अब आगे है, गैर यूरोप वासियों की दृष्टि से यूरोप के साथ उनके संपर्क संघर्ष अलग अलग तरह के थे। अधिकांश इस्लामी क्षेत्रों और भारत तथा चीन के लिए यूरोपवासी 17वीं सदी के अंत तक एक कौतूहल का विषय थे। वे ऐसे हष्टपुष्ट व्यापारियों एवं नाविकों के रूप में देखे जाते थे जो बृहत्तर दुनिया के बारे में पूर्वी लोगों की समझ में बहुत योगदान नहीं कर सकते थे। वे ऐसे हष्टपुष्ट व्यापारियों तथा नाविकों के रूप में देखे जाते थे जो बृहत्तर दुनिया के बारे में पूर्वी लोगों की समझ में बहुत योगदान नहीं कर सकते थे। फिर भी जापानियों ने उनकी प्रौद्योगिकी के कुछ लाभ जल्द ही सीख लिए। किन्होंने? जापानियों ने। उदाहरण के लिए 16वीं सदी के उत्तरार्ध तक उन्होंने बड़े पैमाने पर बंदूक का उत्पादन शुरू कर दिया। उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका में एज़टेक साम्राज्य के शत्रुओं ने यूरोप वासियों का उपयोग एज़टेकों की शक्ति को चुनौती देने में किया। बंदूकें किसने बनाई थी भाई? उत्तरी व दक्षिण अमेरिका में एज़टेक साम्राज्य के शत्रुओं ने यूरोप वासियों का उपयोग एज़टेकों की शक्ति को चुनौती देने के लिए किया। एज़टेक। साथ ही साथ यूरोप वासियों के साथ आई बीमारियों ने जनसंख्या का विनाश कर दिया। 16वीं सदी के अंत तक कुछ क्षेत्रों में 90% जनसंख्या मृत्यु के आगोश में समा गई थी। 16वीं सदी के अंत तक। अब है कालक्रम, ठीक है, इसको पीछे पढ़ेंगे। गैर यूरोप वासियों की दृष्टि से यूरोप के साथ उनके संपर्क संघर्ष अलग अलग तरह के थे। अधिकांश इस्लामी क्षेत्रों और भारत तथा चीन के लिए यूरोपवासी 17वीं सदी के अंत तक एक कौतूहल का विषय थे। भारत और चीन के लिए यूरोपवासी 17वीं सदी के अंत तक 17वीं सदी के अंत तक वे ऐसे हष्टपुष्ट व्यापारियों तथा नाविकों के रूप में देखे जाते थे जो बृहत्तर दुनिया के बारे में पूर्वी लोगों की समझ में बहुत योगदान नहीं कर सकते थे। फिर भी जापानियों ने उनकी प्रौद्योगिकी के कुछ लाभ जल्द ही सीख लिए। उदाहरण के लिए 16वीं सदी के उत्तरार्ध तक उन्होंने बड़े पैमाने पर बंदूकों का उत्पादन शुरू कर दिया। जापानियों ने उत्तरी व दक्षिण अमेरिका के एज़टेक साम्राज्य के शत्रुओं ने यूरोप वासियों का उपयोग एज़टेकों की शक्ति को चुनौती देने किया। साथ ही साथ यूरोप वासियों के साथ आई बीमारियों ने जनसंख्या का विनाश कर दिया। 16वीं सदी के अंत तक कुछ क्षेत्रों में 90% जनसंख्या मृत्यु के आगोश में समा गई। अब कुछ रहा है उसको देख लेते हैं। पंद्रहवीं शताब्दी में वेनिस में
टोंगे का महल। दक्षिण फ्रांस में नगर एविगन कौन 14वीं शताब्दी में? पोप का महल। दक्षिणी फ्रांस के नगर एविग्नोन 14वीं शताब्दी में? पोप का महल। ठीक है, अब है कालक्रम, इसको पढ़ेंगे बाद में। धन्यवाद।